में आपकी स्वागत है। मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है फ्रेंड्स, अगर नए हैं तो आप बेल आइकन को दबाइए ताकि आपका जो कोई भी वीडियो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उस वीडियो को देखकर आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं डीजीएमएस के एग्जाम की या गेट की एग्जाम की या फिर कोल कंपनी या नॉन कोल कंपनी में जो माइनिंग फील्ड में जॉब पाना चाहते हैं ऐसे कैंडिडेट वो रेगुलर माइनिंग मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो को देखते रहिए और आप डेफिनेट है कि उस एग्जाम को पास करके अपने जॉब को पा सकते हैं और अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। साथ ही डीजीएमएस के एग्जाम में प्रिपेयर होने वाले जो कैंडिडेट हैं, एग्जाम देने वाले जो कैंडिडेट हैं, वो अपना एग्जाम पास करके सर्टिफिकेट गेन कर सकते हैं। साथ ही सर्टिफिकेट गेन करने के बाद अपने समय अनुसार प्रमोशन पा सकते हैं फ्रेंड्स। तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो वीडियो की आज 100 वीडियो नंबर अपलोड होने वाली है। ये जो वीडियो है 100 नंबर की है, जिसमें वेंटिलेशन सब्जेक्ट की 40 नंबर तक का जो क्वेश्चन था मैं सॉल्व करके अपलोड कर चुका था। आपके सामने दिखाई दे रही होगी क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो मिश्रा सर की माइनिंग क्लास की जो वीडियो है उसको आगे बढ़ाते हुए ये क्वेश्चन नंबर 41 रही, पढ़ते हैं आराम से। द प्रेशर P in Pascal measured by an inclined tube manometers given by which of the following equation where L equals to scale reading in millimeter, P equals to specific gravity of the manometer liquid, G equals to gravitational acceleration, X equals to angle of inclination of the tube। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है प्रेशर P को जो कि पास्कल में मेजर करते हैं इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर की सहायता से फ्रेंड्स, तो इसके लिए क्या फार्मूला होती है। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है P बराबर LPG साइन एक्स, P बराबर बी नंबर में दिया है LP बटे में G साइन एक्स, सी नंबर में दिया है P बराबर LPG कॉस एक्स, डी बराबर दिया है P बराबर LPG कॉट एक्स, ई बराबर दिया है P बराबर LP2G कॉस एक्स। फ्रेंड्स आंसर पर मत जाइए, या ये जो फॉर्मूला पूछी है उस फॉर्मूला के लिए मैं आपको दिखाता हूं कि इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर से कैसे जो है वेंटिलेशन सर्वे करते हैं। यहां पर देखिए वेंटिलेशन सर्वे बाय इंक्लाइंड मैनोमीटर मैं लिखा हूं, जिसकी कट पेस्ट करके रखा हूं। तो दोस्तों जब आपको इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर से सर्वे करनी रहती है तो आप उसको 2 दिन पहले जो इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर है उसको अंडरग्राउंड में रख देते हैं ताकि वो एक्लिमेटाइज हो जाए। अब उसमें जो एक साइड की जो लिम्ब है, अब उसको कहाँ रखना है, स्टेशन बी पर रखना है। जो वहां पे आपके सर्वे करनी है उसमें आप स्टेशन बी के पास रखिएगा और इसकी जो एक लिम्ब है उसके साथ 100 मीटर का होस पाइप को या 200 मीटर का होस पाइप को आप जोड़िए और उसकी जो माउथ है स्टेशन बी ए के पास रखिए और उसको माउथ को आपको वर्टिकल रखना है ताकि एयर वेलोसिटी के कारण से जो प्रेशर में परिवर्तन हो वो परिवर्तन इफेक्ट न पड़े। तो यहाँ पर आपने वर्टिकल रख लिया है। अगर एयर फ्लो का डायरेक्शन ऐसे है तो इसने आप यहाँ पर जो है इसको एक इंड को यहाँ कनेक्ट कर दिया और दूसरे इंड को जो है इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर से आप कनेक्ट किए हुए हैं। अब ये जो दूसरी इसकी लिम्ब है उसको आपने वर्टिकल भी कर दिया है जो एयर फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर आपको जो रीडिंग दिखाई देती है जो लिक्विड के मिलीमीटर में जो डिफरेंस दिखाई देती है उसको आप नोट कर लेते हैं। अब ये जब आप नोट कर लेते हैं तो इस इंड वाले जो होस पाइप है उसको उठा करके दूसरी साइड लेके जाते हैं और यहाँ कनेक्ट करते हैं और फिर स्टेशन सी पर इसी तरीके से प्रक्रिया को रिपीट करते हुए पूरे जो माइन है उसकी वेंटिलेशन सर्वे आप कर लेते हैं कि कहाँ पर प्रेशर कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है, एयर क्वांटिटी कितनी है, टेम्परेचर कितनी है, ये सभी चीजों का जानकारी आप कर लेते हैं। इसके लिए मेथड में देखिए फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, मैं जो बताया था कि स्टेशन बी में मैनोमीटर को होल्ड करके रखना है और होस पाइप को स्ट्रेच करना है स्टेशन बी से लेकर के स्टेशन ए तक के बीच में और उसका जो माउथ है उसको परपेंडिकुलर रखना है एयर फ्लो के डायरेक्शन में। अब यहाँ पर जो तीसरे नंबर में कहता है कि लिक्विड लेवल जो है उसका डिफरेंस को मैनोमीटर में रीड करना है और प्रेशर डिफरेंस जो आएगी P बराबर L साइन फाई बराबर यहाँ पर P कहा है
एल क्या चीज है, डिफरेंस ऑफ लेंथ, फाई क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ लिम्ब, और पी या रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो आपकी जो प्रश्न में पूछी हुई थी प्रश्न में वो आपकी इक्वेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो प्रेशर डिफरेंस इक्वल्स टू एल साइन फाई रो। तो आपको याद रखना है एल जो है आपकी क्या है, डिफरेंस ऑफ लेंथ है। तो डिफरेंस ऑफ लेंथ इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू इंक्लिनेशन ऑफ लिम्ब का साइन। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ई वाली फॉर्मूला LPG, जिसमें जी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो इसको आप टिक लगा करके P बराबर LPG साइन एक्स, एक्स जो है वहां फाई थी, जी नहीं थी, P जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी है, L जो है लेंथ ऑफ जो आई है मिलीमीटर में जो आप मेजर में किए हैं इंक्लाइन ट्यूब मीटर से, वो है। तो उस केस में प्रेशर जो है आप LPG इंटू साइन एक्स से निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो आंसर ए को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िए। अब यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 42 कहता है लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी ऑफ द मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल गैसेस लाइक इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एटसेट्रा इन द माइन एटमॉस्फेयर अलोंग विथ मीथेन कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो इसमें जो हम लोग लोअर लिमिट होती है कंबस्टिबल गैसेस के मिक्सचर की, जो एक्सप्लोसिबिलिटी की जो लोअर लिमिट होती है, जैसे मीथेन की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, हाइड्रोजन की आदि की, तो इन द माइन एटमॉस्फेयर एंड माइन एटमॉस्फेयर में अलोंग विथ द मीथेन, तो जिसके साथ मीथेन भी रहती है, तो उसको हम लोग डिटरमाइंड करते हैं किससे, तो यहाँ पर बॉयल्स लॉ जो होती है वो इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बताती है। बर्नौलीज थ्योरम जो होती है वो पाइप में फ्लो होने वाली जो लिक्विड होती है उस बेस पर इन्होंने थ्योरम दिया हुआ है। ग्राम्स रेशियो जो होती है CO बटे O2, CO बटे O2 एब्जॉर्ब का जो रेशियो है उसको निकालने के लिए ये हेल्प किए हुए हैं। चार्ल्स लॉ जो है प्रेशर कांस्टेंट रहने पर आपकी जो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन को बताते हैं। तो यहाँ पर जो ली चैटलियर्स फार्मूला है, जिसको मैं कट पेस्ट करके रखा हूं, ली चैटलियर फार्मूला दिया रहती, तो इससे जो है मिक्सचर की जो एक्सप्लोसिबिलिटी की जो लोअर लिमिट है उससे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो आंसर ई को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देखिए ली चैटलियर फार्मूला जो लिखा हुआ है, लोअर लिमिट ऑफ X% ऑफ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स लिबरेटेड अंडरग्राउंड विद द नॉर्मल एयर फॉर usual mine temperature and the pressure can be calculated from the formula of Lee Chatelier। x बराबर 100 अपॉन P1 बटे N1 प्लस P2 बटे N2 प्लस P3 बटे N3 प्लस डैश 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 परसेंट के रूप में आपको दिखाई देगी। P1 P2 P3 बराबर कंटेंट्स है इन पर परसेंट बाय वॉल्यूम ऑफ ईच कंबस्टिबल कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। P1 P2 P3 जो प्रेजेंट है आपकी सैंपल से जो परसेंटेज आएगी उसको रखना है। तो इस तरह से जो सबकी प्लस करेंगे, सभी P1 P2 को प्लस करेंगे तो वो 100% आनी ही आनी है। N1, N2, N3 जो होगी वो जो कंपोनेंट है, प्रत्येक कंपोनेंट का जो लोअर लिमिट है एक्सप्लोजन की वो आपकी दी हुई है। अब वैल्यू को रखिएगा जो भी आपकी सैंपल से निकलती है, और जो लोअर लिमिट है जैसे कि यहाँ पर मीथेन की लोअर लिमिट 5% दिया हुआ है और H2 की लिमिट 4.1% दिया हुआ है, इथेन की जो लोअर लिमिट है वो 3.2% दिया है। इसको रख करके निकाल करके बताया गया है कि 4.6% लोअर लिमिट हो गई किसकी, एक्सप्लोसिबिलिटी, जो मिक्सचर की एक्सप्लोसिबिलिटी है उसकी। तो यहाँ पर हम लोग जो है ये देख लिए कि कैसे जो है निकालते हैं लोअर लिमिट ली चैटलियर फार्मूला से। अब यहाँ पर आप 43 नंबर जो दी हुई है क्वेश्चन उसको पढ़ते हैं। एन अप्रूव्ड टाइप कैप लैंप कैरिड बाय ए माइन वर्किंग इन ए अंडरग्राउंड माइन। तो अंडरग्राउंड माइन में जो माइन वर्कर द्वारा कैप लैंप कैरी करके ले जाई जाती है अप्रूव्ड वाली, वो किस टाइप की होती है, फ्लेम प्रूफ होती है, इंट्रिंसिकली सेफ होती है, बोथ होती है, नाइदर फ्लेम प्रूफ नॉर इंट्रिंसिकली, नाइदर फ्लेम प्रूफ या और इंट्रिंसिकली। तो इसमें से कौन सी होती है, तो याद रखना है कैप लैंप जो होती है वो न ही फ्लेम प्रूफ होती है न इंट्रिंसिकली से होती है, इसलिए डी नंबर को टिक लगाइएगा। मैं देखिए लिखा हूं इसमें अपनी नोट से टाइप करके, इट इज स्टेटिस्टिकली सेफ। इसको याद रखना होगा कि स्टेटिस्टिकली सेफ होती है, 4 वोल्ट की होती है, 1 एम्पियर होती है, 44 ल्यूमेन लाइट जनरेट करती है, 11 ल्यूमेन पर वाट के हिसाब से। मेन सेफ्टी फीचर्स जो होता है इसमें सिल्वर फ्यूज होता है जो कि बैटरी के टॉप में रहती है, रॉबस्ट कंस्ट्रक्शन का होता है
का कवर। ऑल स्क्रू जो होती है वो वैक्स्ड टाइप की होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो होती है केयरफुली सेपरेट ऑन हेड पीस पर रहती है। नेगेटिव टर्मिनल इज कवर्ड बाय ए स्मॉल टॉर्क प्लेट विच इज ओनली रोटेटेड होगा आफ्टर प्लेसिंग ऑन चार्जिंग रैक। चार्जिंग रैक पर ही रखने पर वो जो नेगेटिव टर्मिनल है वो रोटेट हो सकती है, वो ऐसा कवर प्लेट से कवर रहती है। तो आप 43 का जो है डी नंबर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िए फ्रेंड्स। यहाँ पर 44 नंबर में देखिए क्या कहता है कि वाटर गैस इज ए कंबस्टन फ्यूल कंटेनिंग डैश डैश एंड डैश डैश गैस। तो वाटर गैस में जो होती है वो CO और H2 रहती है। देखिए मैं यहाँ पर आंसर आप तो टिक लगा ही लीजिएगा CO H2 यानी कि ई नंबर को। वाटर गैस एक्सप्लोजन मैं जो है अपने नोट्स का कट पेस्ट करके रखा हूं। जब व्हाइट हॉट कोक पर यानी गर्म कोक कोयले पर आप क्या करते हैं, हैवी वाटर स्टीम पास होता है तो CO H2 का मिक्सचर फॉर्म होती है जिसमें थोड़ा CO2 भी रहती है। इस मिक्सचर को ही वाटर गैस कहा जाता है और इसे रिएक्शन प्रक्रिया को हम लोग वाटर गैस एक्सप्लोजन कहा जाता है। रिएक्शन प्रक्रिया देखिए, हॉट कोक है, कार्बन है जिसमें प्लस H2O जिसमें पानी या स्टीम आप फेंक रहे हैं उसके ऊपर डाल रहे हैं तो CO और H2 जनरेट होती है जिसको वाटर गैस ही कहते हैं। प्लस साइड में कार्बन डाइऑक्साइड भी लाइटली डेवलप होती है, प्रोड्यूस होती है। एट लोअर टेम्परेचर पर यही चीज जो है कार्बन और पानी मिल करके CO2 और 2H2 बनती है। कुछ अन्य गैसेस भी N2CH4 भी फॉर्म होती है। तो इस गैस में जो कि वाटर गैस कंपोजिशन होती है उसमें कौन कौन सी गैसेस होती है आप देखिए। H2 जो है लगभग हाफ रहती है, मतलब कि जो भी 100% है उसमें से 45 से 50% रहती है। CO जो है 40 से 45% रहती है। CO2 3 से 6% होती है। N2 3% से 7% के बीच में। CH4 1.1% से 0.5% के बीच में होती है। तो ऑपरेशन जिसमें वाटर गैस प्रोड्यूस होती है वो कौन कौन सी है ऑपरेशन जिसमें वाटर गैस प्रोड्यूस होती है। फायर के डीलिंग के दौरान यानी फायर को ट्रीटमेंट आप कर रहे हो तब। ओपन कास्ट में फायरी कोल सीम को एक्सट्रेक्शन के समय जो है वाटर क्वेंचिंग करते हैं तो उस समय उत्पन्न होती है। अंडरग्राउंड वर्किंग को फ्लडिंग करते हैं या अंडरग्राउंड फायर को पानी या का अधिक मात्रा से जब उसमें एंट्री कराते हैं तो इस दौरान जो है आग लगी हुई कोयले से वाटर गैस प्रोड्यूस हो सकती है फ्रेंड्स। तो 44 का आपने ई नंबर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 45 कहता है मीथेन इज डैश डैश एज फार एज फिजियोलॉजिकल एक्शन इज कंसर्न बट व्हेन प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन द एयर कैन कॉज सीरियस डिप्लीशन। डिप्लीशन मतलब कि कमी कर देना। तो यहाँ पर मीथेन जो है वो कितनी कौन सी टाइप की जो है वो गैस है जो कि फिजियोलॉजिकल एक्शन से कंसर्न होता है यानी कि शरीर पर प्रभाव डालने योग्य होता है। बट व्हेन प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, जब वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट रहती है एयर में तभी। तो यहाँ पर जो मीथेन होती है वो नॉन टॉक्सिक गैस है, टॉक्सिक तो नहीं है, नॉक्सियस भी नहीं है, हानिकारक भी नहीं है, तो इनर्ट और इनर्ट गैस तो नहीं है, तो इनफ्लेमेबल गैस है मीथेन गैस। इसलिए आप ई नंबर को टिक लगाइएगा जो कि नाइट्रोजन के डिप्लेशन को कम कर देता है। जैसे ही इसकी परसेंटेज बढ़ती है तो नाइट्रोजन अधिकांश मात्रा में हवा में पाई जाती है जिसको परसेंटेज को इसके बढ़ने के साथ वो कम कर देता है। तो यहाँ पर ई नंबर को टिक लगा सकते आगे बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए कर्माकर साहब की जो HN कर्माकर साहब की जो वॉल्यूम 2 है उसका कट पेस्ट करके रखा हूँ। नॉन टॉक्सिक बट एक्सप्लोसिव एंड इनफ्लेमेबल गैसेस में कौन कौन सी होती है। मीथेन होती है, एसिटिलीन होती है जिसमें H जो है हाइड्रोजन होती है, CnH2n+2 जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सभी जो है नॉन टॉक्सिक गैसेस के बीच में आते हैं। टॉक्सिक गैसेस में जो होता है CO2 होती है या ड्राफ्टर प्रोड्यूस प्रोडक्ट जो होती है डॉटर प्रोडक्ट यानी कि आर रैंडम के जो होते हैं डॉटर प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। एक्चुअली पॉइजनस गैसेस जो होती है वो उसमें एक्यूटली पॉइजनस गैसेस जो होती है CO होती है, NO2 होती है, SO2 होती है, H2S होती है, ये सभी जो है या आर्सेनिक या फॉस्फिन समटाइम्स फाउंड इन द मेटल माइंस में भी जो है ये पाई जाती है। तो ये एक्चुअली एक्यूटली पॉइजनस गैसेस में आती हैं। वेपर ऑफ वाटर जो होती है हाइड्रोकार्बन्स होती है, मॉइस्चर होती है, मेटेलिक वेपर्स होती है और सस्पेंडेड फाइन लिक्विड ड्रॉपलेट्स होती है। तो सस्पेंडेड फाइन लिक्विड ड्रॉपलेट्स में जो 5वीं नंबर की जो गैसेस है उसमें जो है फॉग जिसको कंडेंसेड वाटर वेपर कहते हैं, कंडेंसेड वाटर वेपर कहते हैं, और मिस्ट ऑफ फाइन ऑयल कहते हैं जिसके फ्रॉम डीजल लोकोमोटिव से उत्पन्न होती है। तो 45 का ई नंबर को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स।
क्वेश्चन नंबर 46 जिसमें कहता है कि इफ द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज 14 देन द हाइड्रोजन विल डिफ्यूज। हाइड्रोजन जो है डिफ्यूज होती है 10 टाइम्स एज क्विकली एज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से कितनी जल्दी डिफ्यूज होगी हाइड्रोजन। तो इसके लिए आपको एक कट पेस्ट करके रखा हूं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ जो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है ऊपर में तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बटे में जो हाइड्रोजन है उन दोनों का जो रेशियो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए रूट ओवर एम ए दिया हुआ है तो ए जो ए की जब आप निकालते हैं तो ऊपर जाएगी एम ए रूट में, और बी की जब निकालते हैं तो बी की नीचे जाएगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट का। तो आप यहाँ पर 14 दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड के रिस्पेक्ट में पूछा है तो 14 का आप स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 3.74 होगा। तो 3 जो हाइड्रोजन विल डिफ्यूज 3.74 टाइम्स एज क्विकली एज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप यहाँ पर 74 वाली ये डी नंबर है उसको टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए 47 नंबर में ए फैन वेंटिलेटिंग ऑफ ए माइन वाज सर्कुलेटिंग 75 क्यूबिक मीटर पर सेकंड ऑफ एयर एट ए प्रेशर ऑफ 900 पास्कल आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वेंटिलेशन सिस्टम द फैन सर्कुलेट्स 100 क्यूबिक मीटर पर सेकंड ऑफ एयर एट ए प्रेशर ऑफ 400 पास्कल। कैलकुलेट द चेंज इन इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ द माइन टेकिंग स्पेसिफिक डेंसिटी 1.2 kg पर क्यूबिक मीटर। यहाँ पर देखिए पहले जो माइन थी आपकी उसमें हवा बह रही थी 75 क्यूबिक मीटर पर सेकंड जो कि प्रेशर थी 900 पास्कल। आप ऑर्गेनाइजेशन वेंटिलेशन सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन को बदल चुके हैं, बदलने के बाद आपको हवा सर्कुलेट कर रही है 100 क्यूबिक मीटर पर सेकंड और प्रेशर जनरेट हो रही है 400 पास्कल। तो आपको इक्विवेलेंट ओरिफिस में परिवर्तन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप जो पहले वाली स्थिति थी उसका रेजिस्टेंस निकालने का प्रयास कीजिए, जहां पर रेजिस्टेंस R1 बराबर P बटे क्यू स्क्वायर के हिसाब से जब आप 900 बटे 75 इंटू 75 करते हैं तो 0.15197 किलो मूर्ग आती है। उसी तरह से न्यू जो रेजिस्टेंस नया वेंटिलेशन सिस्टम को जब आप ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो R2 जो मिलती है उसमें पास्कल जो प्रेशर है वो 400 है डिवाइडेड बाई जो mm ऑफ वाटर गैस है वो आपको निकल रही है जो कि 400 पास्कल जो आपकी जो है 100 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर सेकंड आपकी क्वांटिटी है, उससे आप डिवाइड करते हैं तो 0.04 आती है, यानी कि 0.04 आती है। अब जो रेजिस्टेंसेस पहले की खदान की जो थी और अभी की जो खदान की रेजिस्टेंसेस आई है उसमें रेजिस्टेंसेस में चेंज कितनी हुई है तो R बराबर R1 माइनस R2 निकालिएगा तो इससे आगे 0.1197। अब यहाँ पर जो है आप जो चेंज इन रेजिस्टेंसेस आई हुई है उसी के इक्विवेलेंट जो है चेंज इन इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ द माइन निकाल सकते हैं। जब यहाँ पर आपकी रेजिस्टेंसेस निकल गई है तो इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ द माइन A इक्वल्स टू 1.2 अपॉन रूट R के फार्मूले से जब आप रखिएगा तो 3.46 आएगी जो कि 3.22 के नियर अबाउट हो सकती है। तो 3.22 की दो ऑप्शन में दिया हुआ है A और B में, लेकिन इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। इसके लिए आप रेजिस्टेंस डिक्रीजेज हो रही है। आप देख रहे हैं कि पहले जो थी 0.15 थी और 0.04 हो गई, मतलब कि पहले वाली रेजिस्टेंस अधिक थी बाद वाली कम है, तो इसमें डिक्रीज हो रही है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर R जो है A के। तो R अगर डिक्रीज हो रही है तो स्वाभाविक है कि इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ द माइन जो होगी इंक्रीज होगी, तो 3.22 मीटर स्क्वायर इंक्रीज होगी। आप A नंबर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट statements with regard to action to be taken when a person is suffering from the heat stroke। हीट स्ट्रोक से व्यक्ति जब सफर करता है तो उसमें से उसके ऊपर क्या करना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट पढ़ते हुए या स्टेटमेंट्स पढ़ते हुए उसको करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट 1 देखिए क्या कहता है, द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हीट स्ट्रोक शुड बी प्रोवाइडेड विथ द कॉटन क्लॉथ टू वियर एंड लेड डाउन। उसको कॉटन क्लॉथ से लेड करना चाहिए, उसको पहनाना चाहिए और उसको सुला देना चाहिए, लेट डाउन कर देना चाहिए पेशेंट को जो सफरिंग है हीट स्ट्रोक से। सही स्टेटमेंट लग रही है। 2 नंबर में देखिए स्टेटमेंट में पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हीट स्ट्रोक शुड बी स्ट्रिप्ड नेक्ड, उसको नेक्ड कर देना है और उसको सुला देना है। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट 3 कहता है कोल्ड वाटर शुड बी पोर्ड ओवर द बॉडी, कोल्ड वाटर उसके ऊपर डालना चाहिए एक्कम्पेंड बाय द विग्रस फेनिंग, विग्रस फेनिंग के साथ जो है उसको कोल्ड वाटर करनी चाहिए। 4 नंबर कहता है हेयर शुड बी क्रॉप्ड शॉर्ट, उसको शॉर्ट कर देना चाहिए हेयर को, और आइस बैग जो है आइस की बैग जो है अप्लाई करना चाहिए हेड के ऊपर। तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट 1, 3, 4 जो आपकी होगी, यानी कि जो पेशेंट है उसको जो कॉटन क्लॉथ है उसको पहनाइए, उसके ऊपर बॉडी को
कोल्ड वाटर दीजिए या आइस से उसकी टेम्परेचर को डाउन करिए। तो यहाँ पर जो है जो आइस से टेम्परेचर को डाउन करते हैं तो उसकी जो हीट स्ट्रोक की जो टेम्परेचर कारण जो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाती है 312 केल्विन से ऊपर हो जाती है, जिसको डाउन करना है, जिसको हम लोग 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कहते हैं, उससे अधिक बढ़ जाती है, उसको डाउन करना है तो उसका इफेक्ट उसके ऊपर कम दिखाई देने लगेगा। तो आंसर बी को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिवेंशन ऑफ लिबरेशन एक्युमुलेशन एंड प्रोपेगेशन ऑफ एयरबॉर्न डस्ट। तो एयरबॉर्न डस्ट के लिबरेशन एक्युमुलेशन और प्रोपेगेशन को रोकने के लिए आप जो रोकने के लिए जो प्रोसीजर इंप्लीमेंट करते हैं उसमें से कौन, ये जो 3 स्टेटमेंट दी हुई है नीचे में, इन 3 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये बात छांटना है आपको। तो पहला कहता है डस्ट शैल बी सप्रेस्ड एज क्लोज एज पॉसिबल टू इट्स सोर्स ऑफ फॉर्मेशन। जहां सोर्स है डस्ट उत्पन्न करने की उसके जितना नजदीक हो सके उसको सप्रेस करना है फ्रेंड्स, ये सही लाइन है। ड्यूरिंग ड्रिलिंग शार्प बिट्स ऑफ प्रॉपर शेप शैल बी यूज्ड। ड्रिलिंग के समय में शार्प बिट और प्रॉपर शेप वाली को यूज करना है, भी बात सही है फ्रेंड्स, डस्ट उससे कम उत्पन्न होगी। ड्यूरिंग ड्रिलिंग सुटेबल प्रेशर शैल बी अप्लाइड ऑन द बिट्स। जब ड्रिलिंग करते हैं तो बिट्स के ऊपर सुटेबल प्रेशर को अप्लाई करना है और होल को बीच बीच में क्लियर करते जाना है, उसकी जो कटिंग्स है उसको। तो तीनों लाइन स्टेटमेंट सही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है इसमें से तीनों में से कोई नहीं है, इसलिए नन ऑफ द स्टेटमेंट आप ई नंबर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 50 है वो कहता है कि इन डिप्लेयरिंग माइन एन ओल्ड गोफ एरिया कंटेन्स 5000 क्यूबिक मीटर ऑफ नॉक्सियस गैसेज। ओल्ड गोफ एरिया है जिसमें 5000 क्यूबिक मीटर नॉक्सियस गैसेस है और कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कवरिंग ओवरफ्लोइंग व्हेन ए बैरोमीटर फॉल्स फ्रॉम द 760 mm Hg पारा इनटू टू दी 722 mm पारा Hg मरकरी। तो यहाँ पर जो है ये फॉल डाउन हो गई है प्रेशर, तो इसके कारण से कितनी हवा इसमें फॉल होगी, तो आप परसेंटेज में निकाल करके 5% इसकी निकाल सकते हैं कि ड्रॉप डाउन होती है 5% का, 5000 का 5% निकालिएगा तो आपकी 250 क्यूबिक मीटर आएगी। तो आंसर नंबर सी को टिक लगाते हुए बढ़िएगा फ्रेंड्स। ये 10 नंबर तक की क्वेश्चन को मैं 15 नंबर के क्वेश्चन तक को अपलोड कर रहा हूँ मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो में। मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए कि आपको क्या पढ़नी है, क्या डाउट है, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास को, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और इसके आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तो फ्रेंड्स मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो वीडियो है उसकी यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए फ्रेंड्स। धन्यवाद फ्रेंड्स।